नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को पीके एस वाई मैथ पर स्वागत करता हूं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है सर, दिया है वृत्त से है एडवांस से कि यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, त्रिज्या हुआ 7/2। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान दे रखा है 7/2 गुना 7/2। एक 7 से एक 7 समाप्त हो गया और 7 दूना 11 दूना का 22, 11 सत्ते 77, 77/2 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। पॉइंट में देता है कि पूर्णांक में पॉइंटों में दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर में यूनिट दे रखा है तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा। नेक्स्ट सवाल आइए, 2 नंबर है। 2 नंबर सवाल की 3 घंटियां 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजना प्रारंभ होता है। अब आपको कहा कि यदि वो 5 PM में बजना आरंभ हुआ तो उसके बाद एक साथ कितना बजे बजेगा। तो सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो एलसीएम फाइंड करना। दे रखा है आपको 10, 15 और 20। 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर तीनों घंटियां बजना प्रारंभ होता है। 10, 15, 20 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको एलसीएम आ गया 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब कि 1 घंटा। प्रत्येक 1 घंटा के बाद तीनों घंटी एक साथ बजना प्रारंभ होगा। 5 PM में बजना प्रारंभ हुआ था और 1 घंटा के बाद पुनः बजना एक साथ प्रारंभ होगा। आप कहिएगा कि 6 PM में। जैसा ही 6 बजेगा तो तीनों घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हो जाएगा। 2 के बाद 3 नंबर सवाल पर आइए कि 3 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 3 नंबर जो सवाल है ये आपको बोला गया एक त्रिभुज की सभी भुजा की लंबाई दे रखा है 2:3:4। इनका परिमाप दे रखा है कि जो पेरीमीटर है त्रिभुज का परिमाप, इनका परिमाप का मान दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। सभी भुजा को रेशियो में ऐड किए तो 3 और 2 5 और 4 9, अनुपात में 9 और सेंटीमीटर में दे रखा है 63 सेंटीमीटर। अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर आया। कौन सा भुजा की लंबाई पूछ रहा है? सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है और रेशियो में सबसे बड़ा भुजा अनुपात में 4 है। 4 में 7 से गुना कर दीजिए 28 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 28 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट सवाल आइए 3 के बाद 4 नंबर कि 4 नंबर जो सवाल आपको बोला वो 4 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है। 4 नंबर सवाल बोला जा रहा है सर आपको कि एक दुकानदार 12% छूट देकर बेचा है। सीपी और एमपी का जो रेशियो होगा 100 में डिस्काउंट प्रतिशत को घटा देते हैं तो सीपी का रेशियो, और 100 में डिस्काउंट प्रॉफिट प्रतिशत को जोड़ देते हैं तो ये आपको एमपी का रेशियो हो जाता है। 100 में छूट को घटाएंगे तो सीपी और 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ देंगे तो ये आपको आ जाएगा एमपी। आपको कहा गया कि 12% छूट पर मतलब 88 पर और लाभ ले रहा है कितना 33% लाभ कमाता है, मतलब अनुपात में 133। अंकित मूल और क्रयमूल का अनुपात आया, क्रयमूल अनुपात में 88 और अंकित मूल अनुपात में 133। 133 का मान दे रखा है कि इसका जो अंकित मूल्य है वो 4740 रुपया है। बताइए कि 133 का मान 4740, आपको 88 का मान निकालना है तो 88 का मान निकालेंगे। 4740 में 133 से भाग दे देंगे और 88 से गुना कर देंगे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, इनका लगभग मान करना पड़ेगा। 4740 में 133 से भाग देकर 88 से गुना करिएगा तो ये शायद आता है 3136 रुपया 24 पैसा। ऐसे एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी देख लीजिएगा। लगभग वैल्यू इसका आएगा 3136 रुपया।
3136 और 3136 रुपया आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि 3136 रुपया है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना है, लेकिन यहाँ इसको लिख देना चाहिए था कि लगभग वैल्यू कितना होगा, नहीं दिया है तो भी इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया 3136। नेक्स्ट सवाल आइए 4 के बाद 5 नंबर सवाल पर कि 5 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। पांच नंबर जो सवाल बोला सर, ये बोला जा रहा 5 नंबर सवाल कि एक कार 257 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुल 257 किलोमीटर की दूरी तय करना है। इसमें 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा तक कार चल चुका है। तो 1 घंटा में 53 किलोमीटर, 3 घंटा में कितना चला, 3 से गुना कर दिए तो 3 तिया का 9 और 5 तिया 15, 159 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया। तो बाकी जो बचा उस शेष दूरी कितना है ज्ञात करने जा रहे हैं। 17 में से 9 गया 8 और 14 में से 5 गया 9 और ये आपको 98। 1 दहाई 10, 17, 17 में से 9 8 गया 14, 4 था 1 दहाई 10, 4 14 में से 5 गया 9, शेष जो दूरी बचा वो 98 किलोमीटर की दूरी बचा है। अब आपको पूछा जा रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट में समाप्त करनी है शेष दूरी, तो उसका कार का कितना गति होना है। 1 घंटा 45 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 15 से कटा 3 बार में 45 और 15 से 4 बार में 60, मतलब कि 7/4 घंटा, 7/4 घंटा। अब आपको जो मान निकालना है कि चाल क्या होगा, और चाल बराबर आप जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होगा। और चाल निकालना है, दूरी दे रखा है, शेष दूरी 98 किलोमीटर और समय 7/4 है, बटा में 4 है जो ऊपर आ जाएगा, गुना में 4, यहाँ से 4 हटकर ये 4 14 से कटा 7 बार में 98 और 14 में 4 से गुना कर दिए, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष दूरी तय करेगा। यही शेष दूरी चाल का मान निकालना था कि शेष दूरी किस साल से चलेगा, जब 1 घंटा 45 मिनट में शेष दूरी तय करना है। नेक्स्ट सवाल आप आइए कि 5 के बाद 6 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है। 6 नंबर सवाल पर आना है। 6 नंबर जो सवाल बोला सर, ये आपको 6 नंबर सवाल बोल रहा है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, माने कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो अंकित मूल्य उसको 40% ज्यादा, मतलब 140 रुपया अंकित मूल्य होगा। लेकिन जैसा ही बेचना स्टार्ट किया तो 50% छूट पर बेचा है। अगर 140 रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य है और 50% छूट दे देगा, मतलब आधा छूट दिया, तो 140 का 50% छूट दिया तो बचा 50%, 50% छूट देकर बेचेगा तो आप कहिएगा कि 70 रुपया में बेच दिया। बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था और बेचा है 70 रुपया में, तब लाभ हुआ कि हानि, तो आप कहिएगा कि हानि हो चुका है 30 रुपया की हानि हुआ। ये 30 रुपया की हानि किस पर हुआ है, तो कहिएगा कि 100 पर, और प्रतिशत में किसी भी वस्तु को लाना है 100 से गुना कर देंगे तो कहिएगा कि 30%, 30% हानि हो चुका है, 30% का लॉस। 100 में 30 ही प्रतिशत लॉस हुआ। नेक्स्ट सवाल आप आइए कि नेक्स्ट सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 6 के बाद 7 नंबर सवाल पर आइए। 7 नंबर सवाल क्या बोला। 7 नंबर जो सवाल बोल रहा है सर, एक राशि 6 वर्ष में एक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है कि मूलधन और मिश्रधन है, ये 3 गुनी, मतलब 1 रुपया 1:3 है। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 1:3, 1 रुपया मूलधन 3 रुपया मिश्रधन, तो आप कहिएगा कि इनका जो ब्याज मिला वो मिला 2 रुपया। 3 रुपया मिश्रधन है, 1 रुपया मूलधन, तो 2 रुपया ब्याज मिला। आप जानते हैं कि एक वर्ष, पहले वर्ष का जो SI और CI होता है,
फर्स्ट ईयर का, वो SI भी बराबर होगा और CI भी बराबर, कब? सिर्फ पहले बरस के लिए। और जितना बरस SI मिलेगा प्रत्येक वर्ष बराबर होते हैं, परंतु CI प्रत्येक वर्ष बराबर नहीं होते। आपको निकालना है कि कितना प्रतिशत रेट है, ये ज्ञात करना है। तो आप कहिएगा कि 2 रुपया ब्याज मिला है, कितने रुपया पर मिला है, कितने वर्ष में? तो 6 वर्ष का ब्याज दे रखा। 2 रुपया ब्याज 6 वर्ष में मिला, तो 1 वर्ष में 2/6 रुपया। कितना वर्ष पर, कितना रुपया पर मिला है? 1 रुपया पर। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये आ गया 2/6 गुना का 100, कट करके आ गया 100/3, 33.1/3% रेट आया। आप पॉइंट में लाइएगा तो पॉइंटों में मान दे रखा है 33.33%, 33.33% आपका रेट आया। और 7 के बाद 8 नंबर पर आइए कि 8 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। जिनका फार्मूला से बनाना है वो फार्मूला से बना सकते हैं कि रेट बराबर होता है n-1 गुना 100/t। जब रेट निकालना है तो जब SI रहेगा, ऐसा सवाल SI पर तब। और जब समय निकालना है तो n-1 गुना 100/r। r निकालना है तो t से भाग देंगे और t निकालना है तो r से भाग देंगे। ये नहीं कि जितना टाइम्स आपका धन हो रहा है तो 3 गुना हो रहा है, 3 माइनस का 1 और गुना का 100/6। 3 में से 1 गया 2 गुना 100/6, 2 से 6 कटा 3 बार में, अर्थात 33.1/3%। तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि जब भी इस प्रकार का आपका क्वेश्चन देगा तो रेट बराबर n-1 गुना 100/t होता है और t बराबर n-1 गुना 100/r होता है। ये सिर्फ SI में लगेगा, CI में नहीं लगेगा। 8 नंबर पर आइए कि 8 नंबर सवाल क्या कहा। तो 8 नंबर जो सवाल बोला है सर, ये कहा गया कि सरल बनाएं। सरल करना है कि 6/27 और भाग दे रखा है 27/30 और फिर से भाग दिया गया है और भाग में दिया गया 20/81। इसका सोल्व करना है कि सोल्व किस तरीका से होगा। सोल्व करने जा रहे हैं। 6/27 भाग में है, जैसा ही गुना में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा मान। भाग है, गुना में करेंगे तो भी उल्टा हो जाएगा मान, उल्टा मान हो गया। कटेगा तो काट देंगे। ये देखिए कटा, 0 से 0 कट गया और ये भी कट रहा है 2 से 3 बार में। 3 तिया का 9 और 9 तिया का 27, 27 तिया 81 से 81 कटकर 1 आ गया। तो इसको सोल्व किए तो 1 मान आया। नेक्स्ट सवाल पर आइए 8 के बाद 9 नंबर पर। 9 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 9 नंबर सवाल जो आपको बोला सर, ये बोला गया 9 नंबर सवाल कि किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। तो विषम अभाज्य संख्या का योग 34 लाना है। 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। दूसरा ऑप्शन में है 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। और तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 3, 5, 11 और 13। और चौथा आपको दे रखा है डी ऑप्शन कि 3 है, 7 है, 11 है और 13 है। तो किन 4 अभाज्य संख्या को जोड़कर 34 लाना है। इन अभाज्य संख्याओं का योग की सम करेंगे अभाज्य संख्या के तो 34 प्राप्त होना है। आपको पता होगा कि सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो 2 होता है। एक नहीं तो अभाज्य संख्या है, नहीं तो भाज्य संख्या है। यहाँ देखिए कि 1 है तो हम कहेंगे ये तो अभाज्य फॉर्म में नहीं आएगा। और ये 9 है जो भाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य में नहीं आएगा। 3, 5, 11, 13 ये चारों अभाज्य है। इसको जोड़कर देखेंगे 5 और 3 8 और 11 और 13 24, 8 32 आया, लेकिन हमको 34 लाना था। 3 ऑप्शन छठा तो बचा कौन? चौथा ऑप्शन, चौथा आंसर। एक बार इसको भी ऐड कर दीजिएगा कि 7 और 3 10 और 13 11 24 और 10 34। 34 ही चारों अभाज्य का योग लाना था। 34 आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आइए कि नेक्स्ट सवाल क्या कहा जा रहा है।
10 नंबर पर 10 नंबर जो आपको सवाल बोला जा रहा है सर, ये बोला गया 10 नंबर सवाल 10 कि एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक 35 छात्र का जो एवरेज है वो एवरेज 63 पाया गया है। 2 छात्र और आता है, इन दोनों का एवरेज दे रखा है कि इन दोनों का जो एवरेज है वो 85.5 है। 2 गो नए छात्र आया जिनका औसत 85.5 वर्ष है। एक साथ सब वर्ष नहीं है, सिर्फ 85.5 दिया है अंकों का औसत अंक। अब इसका मान निकालना है कि जब 35 पहले था, 2 और शामिल कर दिए तो 37 का एवरेज कितना होगा। तो अब 37 स्टूडेंट 37 छात्र का एवरेज ज्ञात करने जा रहे हैं। ये बताइए कि अगर 35 का 63 वर्ष का है, अगर वो भी दोनों 63 वर्ष वाला ही आता तो हम कहते कि इनका एवरेज में नहीं कमी होता और नहीं वृद्धि होता। 63 से ज्यादा वाले आएगा व्यक्ति तो एवरेज में वृद्धि होगा, और 63 से कम वाले व्यक्ति आएगा तो एवरेज में कमी होगा। तो ये 63 है और आ रहा है कितना के, आप कहिएगा कि 85.5 क्या आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है तो 22.5 1 पर ज्यादा आ रहा है। ज्यादा का मतलब यहाँ ऐड कर दिए, कम आता तो घटा देते। तो एक व्यक्ति पर 22.5 ज्यादा लिया, ऐसा 2 व्यक्ति आया तो 45 अंक ज्यादा आया। ये 45 अंक ज्यादा कितने विद्यार्थी पर विभाजित होगा, तो आप कहिएगा कि 37 विद्यार्थी पर विभाजित होगा। इसको हम 45 में 37 से भाग देंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 37 दूना 74 रहता, 2 बार में पूर्णतः कटता, ये 2 बार में पूर्णतः नहीं कटने जा रहा है, 1 पॉइंट समथिंग मान आएगा। पहले 63 था और 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 64 पॉइंट समथिंग मान आएगा। ऑप्शन में देखना है कि 64 पॉइंट समथिंग किस ऑप्शन में है। एक ही ऑप्शन में है 64.2 फर्स्ट ऑप्शन और 64.2 आंसर आ गया। एक और तरीका था कि 35 में 63 से गुना करते कि 63 गुना का 35 और प्लस 85.5 में 5 से गुना 2 से गुना करते और 37 से भाग देते, जो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ऐसे डायरेक्ट एवरेज पर इसी तरीका से आपका क्वेश्चन आएगा, तो इसी तरीका से बनाना है। जहां इस तरीका में फंस गए थोड़ा सा मुश्किल होगा और मुश्किल पैदा कर देगा। तो जो आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट लेंगे, कम अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, उस समय मेरिट लगने में मुश्किल हो सकता है। इसीलिए जहां एवरेज दिखाई दिया तो एवरेज को एवरेज में ही रहने दीजिएगा, बाकी वाले संख्या को भाग देकर एवरेज में बदलना। नेक्स्ट सवाल आइए कि 10 के बाद 11 नंबर सवाल, 11 नंबर भी सरलीकरण करना है। कहा गया कि 1 के पावर 4 भागा 1 के पावर -3 और गुना का 1 के पावर 7 किसके बराबर है, इसको सोल्व करना। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर माइनस में होता है तो उसको 1/x, जैसे -x के पावर -1 1/x, x के पावर -7 रहेगा तो 1/x के पावर 7 करेंगे। कोई भी संख्या उसके व्युत्क्रम करते हैं तो पावर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव में बदल जाएगा, और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में बदल जाएगा। कोई भी संख्या है जिसको व्युत्क्रम करेंगे तो पॉजिटिव पावर तो नेगेटिव और नेगेटिव पावर तो पॉजिटिव। इसको आप 1 के पावर 4 को 1 के पावर 4 ही रहने दीजिए। 1 के पावर -3 को आप लिख सकते हैं 1 के पावर 3 और 1 के पावर 7 व्युत्क्रम कर दिए। अब देखिए जैसा ही गुना, सॉरी यहाँ गुना नहीं था, गुना ही है कि भाग है, देख लेते। हाँ गुना में ही है 7 को। अब देखिए भाग को जैसा ही गुना में करिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। 1 के 1/1 के पावर 3 था तो 1 के पावर 3 गुना 1 के पावर, बेस समान है और गुना में है तो सब पावर को जोड़ देना, और बेस समान में है भाग में है तो पावर घट जाता है। अभी गुना में है सबको पावर जोड़िए, 4 3 7 और 7 14, 1 के पावर 14 आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल आइए 11 के बाद 12 नंबर पर, कि 12 नंबर जो सवाल बोला गया सर, वो 12 नंबर सवाल क्या बोला गया इसके बारे में समझना। तो 12 नंबर जो सवाल कहा जा रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य एक पेन का दुगना है। एक पुस्तक है और एक पेन, दुगना नहीं 4 गुना कहा कि एक पुस्तक का मूल्य पेन का 4 गुना है। अगर पेन का 100 रुपया है तो पुस्तक 4x, दोनों मिलाकर के 5x
और दोनों मिलाकर इसका मूल्य दे रखा है कि पुस्तक और पेन मिलाकर खरीदा तो कुल 150 रुपया दुकानदार को दिया। 5x का मान 150 तो आप कहिएगा x का मान 30। पेन का मान पूछा 30 रुपया और पुस्तक का मान पूछता तो कहते 120 रुपया। अभी आपको पुस्तक का ही मान पूछा है कि पेन का देख लीजिए, पेन का मान पूछा तो पेन 30 रुपया में। नेक्स्ट सवाल आइए 12 के बाद 13 नंबर सवाल पर, कि 13 नंबर जो सवाल बोला वो 13 नंबर सवाल क्या बोला गया, इसी के बारे में समझना। 13 नंबर सवाल कहा कि 25 आदमी एक काम को 12 दिन में कर देता है। इसी काम को 15 आदमी से कराएंगे तो कितना दिन लगेगा, तो x दिन। तो 25 आदमी के 12 दिन का काम, 15 आदमी के 1 दिन के काम, वही दोनों काम है, आपस में बराबर कर दिए। मैन से मैन समाप्त हो गया। 25 5 बार में कटा और 5 से 15 3 बार में कटा और 3 से 12 4 बार में कटा। x बराबर 20 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट सवाल पर आइए कि नेक्स्ट सवाल क्या कहा जा रहा है। 13 के बाद 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल बोला सर आपको एक पुस्तक 14 नंबर है कि एक कोण जो अपने अनुपूरक को ही समपूरक कहते हैं या रिजु पूरक, इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री का। 1:5 दे रखा है। आप कहेगा कि टोटल अनुपात का योग 6 और डिग्री में 180 डिग्री। 1/5 का मतलब ही 1:5। तो 1 का मान 1 और 5 मिला के 6 का मान 180, 1 का मान निकालेंगे तो 30 डिग्री, और इसका मान ही संपूरक कोण 1 का मान पूछा जा रहा है 30 डिग्री। सबसे बड़े कोण का मान पूछता तो हम कहते कि 30 से गुना कर देते तो 150 डिग्री, जबकि पूछा जा रहा है छोटा कोण 30 डिग्री का। नेक्स्ट सवाल में आइए 14 के बाद 15 नंबर सवाल। कि 15 नंबर जो सवाल बोला वो क्या बोला जा रहा है। अक्षय ने 475 किलो चावल 63 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। 80% चावल 10% लाभ पर और बचे हुए चावल को 10% हानि पर बेचा, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। 80% चावल है जो 10% लाभ पर बेच दिया, तो बाकी बचा 20%। आप कहिएगा टोटल कितना प्रतिशत हुआ, तो कहिएगा कि टोटल 100% होता है। जब भी परसेंटेज वैल्यू या रेशियो वैल्यू निकालना है तो मूल डाटा का प्रयोग नहीं करना। जैसे इसका मूल डाटा 475 किलो 63 रुपये, इससे कोई उपयोग नहीं करना है कि 463 किलो 63 रुपये, इसको समाप्त कर देना। हमको सिर्फ परसेंटेज वैल्यू 475 को कोई उपयोग नहीं करना है। 475 गुना 63 समाप्त। सिर्फ परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए मूल डाटा का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। मान निकालने जा रहे हैं, बात को समझते रहना। ये कटेगा तो काट देंगे, 80 20 और 100 कट जाएगा, कहिएगा हाँ कट गया। 20 से कट गया 4 बार में, 20 1 बार में कटा और 20 से कट गया 100 5 बार में। 80% वाले को 10% लाभ पर बेचा और शेष वाले को 10% हानि पर बेचा। जिसका मान निकालना है उसी को x मानेंगे कि टोटल x% पर बेचा होगा। अब परसेंटेज नहीं निकालना, डायरेक्ट गुना करना है कि 4 वाले को एवरेजन 10 को बेचा, तो आप कहिएगा 40%, और ये माइनस में है, 1 में 10 से गुना करेंगे -10 बराबर 5x एवरेज के नियम से। अब आइए 10 में से 40 में से 10 चला गया, तो आप कहिएगा कि 30। 5x का मान 30, x बराबर 6%। पॉजिटिव मान आया तो लाभ होगा, अगर नेगेटिव दर्शाएगा तो हानि होगा। तो 6% एक्चुअल लाभ इसको हुआ। नेक्स्ट सवाल पर आइए कि 15 के बाद 16 नंबर जो सवाल आपको बोला वो क्या बोला जा रहा है, इसके बारे में समझना। 16 नंबर पर 16 नंबर जो सवाल कह रहा है सर आपका, इस 16 नंबर सवाल बोला आपको माध्यिका निकालना है। 902
853 और 541 527 2 4 6 8 10 12 2 2 4 6 8 10 12 12 संख्या दिया है। माध्यिका निकालना है, मीडियन। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाना। तो इसको बढ़ते क्रम में सजाने जा रहे हैं। सबसे पहले 0, 0 के बाद संख्या है बड़ा 1 और 1 के बाद 2 है और 2 2 बार दिया है तो 2 बार लिखेंगे। 2 के बाद 3 एक ही बार है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 3 स्थान पर है, 3 बार 5 लिखे और 5 के बाद संख्या 6 है नहीं है, 7 है तो है, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। टोटल पद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विषम पद रहेगा तो बीच में 1 टर्म आएगा और सम पद रहेगा तो बीच में 2 टर्म आएगा। अब बताइए कि 12 है जो सम पद है कि विषम कहिएगा कि सम पद है, तो इसमें से 2 टर्म को घटा दीजिए 10 और बाकी को आधा आधा कर दीजिए 5 5। जैसा ही सम आएगा तो 2 घटा के आधा कर देना। तो 5 टर्म पहला वाले से छोड़िए और 5 टर्म लास्ट वाले से छोड़िए। बाकी जो 2 संख्या बचा उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 9 के आधा 4.5, तो मीडियन आया 4.5। नेक्स्ट सवाल पर आइए कि नेक्स्ट सवाल 16 के बाद 17 पर क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर सवाल क्या बोला गया इसके बारे में समझना। 17 नंबर जो सवाल बोला जा रहा है सर, ये आपको बोला जा रहा है 17 कि 17 बटे का 31 और 34 बटा का 62 और दे रखा है 48 बटे का 93। इसका एलसीएम फाइंड करना। तो कोई भी फ्रैक्शन जैसे x बटे बाई, x को अंश कहते हैं और बाई को हर कहते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। कभी भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम होगा और हर का एचसीएफ होगा। अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। और अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तब आप अंश का एचसीएफ निकालिए और हर का एलसीएम निकालिए। ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ एलसीएम आया, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम एचसीएफ आया। अभी आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ज्ञात करने जा रहे हैं। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 17 34 48, इसका एलसीएम फाइंड करना है और नीचे वाले का एचसीएफ 31 62 93 का एचसीएफ निकालना है। ये आपको एलसीएम कहता है कि ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए और नीचे वाले का एचसीएफ लीजिए। एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम निकालने जा रहे हैं। 17 34 48 का एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा वैल्यू को एलसीएम मानिएगा। सबसे बड़ा वैल्यू 48 का एलसीएम माने। अब देखिए कि क्या 48 17 से विभाजित है। आप कहेगा कि 17 से विभाजित नहीं है, लेकिन 48 में अगर 17 से गुना कर देंगे तो विभाजित हो जाएगा। 34 से विभाजित है तो हाँ कहिएगा कि 34 में 17 भी है और 34 में 2 है, तो 48 में 2 है और 17 विभाजित है। एचसीएफ 31 62 93 का एचसीएफ कहेगा 31। गुना कीजिए तो 17 में 8 से गुना किए 17 8 136 का 6 हासिल 13 और 17 में 4 से 68 और 13 81, 816 बटे 31। इनका मान आ गया 816 बटे 31। ऑप्शन मिलाइएगा कौन सा ऑप्शन है। आगे आइए 17 के बाद 18 नंबर सवाल की नेक्स्ट सवाल 18 नंबर आपको क्या बोला जा रहा है। 18 नंबर सवाल बोला गया एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगने से 2 कर्ण। तो कर्ण 90 डिग्री के सामने होता, छोटा भुजा x माने तो कर्ण आप जो आपको हो गया वो 2x - 2 और तीसरी भुजा है जो इनसे 2 ज्यादा है छोटी भुजा से, तो आप कहिएगा कि कर्ण स्क्वायर 2x - 2 का जो होल स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है।
जैसा ही इसको ओपन किए तो 4x² प्लस 4 और माइनस का 8x 2ab a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर x²। इसको ओपन किए तो x² प्लस 4 प्लस का 4x। x और x² 2x² में से 4x² चला गया तो आप कहिएगा कि 2x²। 4 प्लस और प्लस दोनों और बराबर है, माइनस उधर जाएगा कट कर आ जाएगा 0। अब आइए 4x माइनस का 8x चला जाएगा तो 12x। x से x बार में कटा मतलब 2x बराबर 12 तो x बराबर आपको आ गया 6। x का मान 6 के बराबर। सबसे छोटा भुजा 6, इससे बड़ा 8 और सबसे बड़ा 10। तो कर्ण पूछ रहा है तब कहेंगे कर्ण सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल आइए 18 के बाद 19 नंबर पर, कि 19 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है सर वो क्या कहा जा रहा है 19 नंबर, इसके बारे में समझना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ये 19 नंबर सवाल कहा गया कि 240 वस्तुओं का क्रयमूल 240 वस्तु का क्रयमूल 160 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। एसपी 240 80 से 3 बार में और 160 80 से 2 बार में दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज 2:3 मतलब 2 रुपया के वस्तु 3 में बेचा तो कहिएगा 1 का लाभ 2 पर, प्रतिशत में लाना है कहिए 50% का लाभ, 50% का लाभ। जिनका इस तरीका से मालूम होगा कि 240 वस्तु खरीदा और 160 वस्तु बेचा, कितना वस्तु का लाभ हुआ है 80 पर, 80 वस्तु का कितना 160 पर, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना 50% लाभ। क्योंकि ये जो आपको भाव का केस है और भाव के केस में मूल्य का पता नहीं चलता, तो भाव के केस में लाभ और हानि एसपी पर निकलता है। खरीद के 240 लाया, 160 ही बेचा, 80 अभी बचा हुआ है, क्यों 160 बेचने के कारण प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। नेक्स्ट सवाल आज का लास्ट नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है इसके बारे में समझना है कि लास्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपको कहा 20 नंबर कि M6 14 को 11 से भाग दे रहे हैं तो m का न्यूनतम मान कौन सा होगा, मान निकालना। आप जानते हैं कि 11 से विभाजित करने के लिए अल्टरनेट अंकों का योग करना पड़ेगा, m + 1 और 6 + 10, इन दोनों का अंतर 0 लाना। 0 11 22। अब देखिए कि 0 लाना है तो m का कौन सा मान देंगे कि 0 हो जाएगा, 1 है 10 यहाँ लाना है तो m का मान 9। अब देखिए कि अगर आप यहाँ 11 लाना चाहते हैं तो इसको 21 बनाना पड़ेगा, जबकि m एक डिजिट है, संख्या नहीं है, तो m एक ही अंक का डिजिट है और एक ही अंक लेने के लिए मैक्सिमम 9 रखेंगे, तो 9 1 10 10 कट करके 0 आ जाएगा, मतलब m का न्यूनतम वैल्यू 9 होगा जिसमें 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग का अच्छे तरीका से हम समझाने का प्रयास करते हैं और आप लोग अच्छे तरीका से घर पर ईमानदारी से पढ़ते होंगे। तो आप लोग का ईमानदारी से मेहनत करते रहना घर पर, कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो फिलहाल आने वाला जो एग्जाम है उसमें आप लोग का किसी तरीका से सिलेक्शन ले लेना। वीडियो को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि सर और इससे बेस्ट किस तरीका से किया जाए, कुछ सलाह भी आप लोग दीजिएगा, और जो चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।